Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, we are going to start with the topic the sense of the collective belonging. आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है. आई होप कि मैं आज आपको पूरा चैप्टर कंक्लूड कर दूं. चलिए देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर. Okay, Bal Gangadhar Tilak, an early 20th century print. Okay, notice how Tilak is surrounded by symbols of unity. The sacred institutions of different faiths, temple, church, masjid, frame the central figure. So ये देखो बेटा, बीच में है बाल गंगाधर तिलक एंड ये देखिए आप स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी आवर क्राई फॉर एवर. सो कहते हैं कि हमने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो किस लिए लड़ी है? ऑलवेज फॉर स्वराज. ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक टेम्पल है, ये आपका मस्जिद है एंड उसके बाद देखिए ये आपका ओके प्रिंट इज नॉट क्लियर हेयर, व्हाट इज इट? सो सी हेयर चर्च. ओके, सो यहाँ पे देखो डिफरेंट यहाँ पे फिगर, स्पॉटलेस प्राइवेट कैरेक्टर. ठीक है, तो इंडोमेटेबल करेज, हिम्मत, ये बेसिकली बहादुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे देखो, चैप्टर को शुरू करते हैं. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. कहते हैं कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों में कब शुरू हुई? जब उन्हें इस चीज के ऊपर विश्वास हो गया कि वो एक ही नेशन के हिस्सा है. When they discover some unity that binds them together. जब उन्हें लगा कि कोई तो ऐसी एक यूनिटी है, एक ऐसी एकता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखती है. But how did the nation become a reality in the minds of people? कहते हैं कि जो एक नेशन है वो एक रियलिटी कैसे बनेगा, मतलब लोगों के दिमाग में इस चीज की रियलिटी कब आएगी कि हाँ वो एक ही नेशन के हैं. How did, कैसे, how did people belonging to different communities, कि कैसे जो लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज के साथ बिलोंग करते हैं और अलग अलग रीजन्स और अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, तो वो अपने अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस को कैसे जनरेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि कैसे अलग अलग जो आपके डाइवर्सिटी होने के बावजूद या अलग अलग रीजन में रहने के बावजूद या अलग अलग भाषा को बोलने के बावजूद ये क्या करेंगे, कैसे ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जनरेट करेंगे. ठीक है, चलो आगे देखो. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. फर्स्ट मार्क कर लो इसको पॉइंट को कि उनके अंदर ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी कि वो एक ही नेशन के हैं, ये वाला जो सेंस था वो कैसे आया? थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. यूनाइटेड स्ट्रगल मीन्स जो उन्होंने मिलकर संघर्ष किया है, जैसे नॉन कॉपरेशन में किया है, सिविल डिसोबीडियंस में किया है. इसका एक आपका एग्जाम्पल है जब मुस्लिम्स हमारे साथ अटैच हुए थे, किस में अटैच हुए थे? हमारे खिलाफत कमेटी के जरिए हमारे साथ अटैच हुए थे. सो हमने एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट शुरू किया था. तो यहाँ पे जो आपकी अलग अलग कम्युनिटीज थी वो सारी इकट्ठी होना शुरू हो गई थी. But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिसमें आपका जो कल्चरल प्रोसेस है जिसके जरिए नेशनलिज्म जो है लोगों के दिमाग में घर कर गया. कुछ तो बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस बनी कि बहुत ज्यादा वैरायटी होने के बावजूद भी लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आनी शुरू हो गई. चलो आगे चलो देखो. हिस्ट्री एंड फिक्शन. हिस्ट्री इतिहास से, कहानियों से, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स all played a part in the making of nationalism. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, name the things through which we generate the feelings of nationalism. So answer is history and fiction, folklore, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स. ठीक है, चलो आगे देखो. द आइडेंटिटी ऑफ नेशन as you know is most symbolized in a figure or image. कहते हैं एक नेशन को आइडेंटिटी देना
ठीक है, तो हमने एक नेशन को आइडेंटिटी देनी थी कैसे, एक फिगर और एक इमेज से। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिसको देखकर लोग ये कह सके कि ये हमारा देश है। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी, अब कहते हैं कि 20th सेंचुरी में आपकी जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। कहते हैं कि जो इंडिया की इमेज थी उसको किसके साथ एसोसिएट किया गया था, कौन सी इमेज हमारे सामने आई थी, वो थी भारत माता की इमेज। यहाँ पे ना मार्क कर लो, यहाँ पे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकलेंगे, उसको लिख लो या मार्क कर लो या अपना हाइलाइटर लेके अंडरलाइन कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट करो जरूर, ठीक है। सो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया थी इमेज ऑफ भारत माता, और इसको क्रिएट किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लिख लो इसको, हु वॉज द फर्स्ट टू विजुअलाइज द इमेज ऑफ भारत माता, द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, so next 1870, in 1870 he wrote वंदे मातरम, सेम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1817 में क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा, as a hymn to the motherland. Later it was included in his novel आनंद मठ। अब सेम देखो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या क्या किया, इमेज ऑफ भारत माता, फिर सेकंड ही रोट वंदे मातरम, थर्ड उनका जो एक नॉवल है वो क्या है आपका, आनंद मठ। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए बनेंगे, चाहे वो असर्शन रीजन में होंगे या फिर आपके एमसीक्यू पार्ट में होंगे या फिर मैच दी कॉलम में आते हैं। यहाँ से तो आप ये वाले पॉइंट्स को मार्क कर लो। एंड वाइडली सॉन्ग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, और इसको कहाँ गाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था आपका बंगाल में। ठीक है, याद हो गया, इतना याद करो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से तीन चीजें एसोसिएटेड है, एक तो है आपकी भारत माता की इमेज, सेकंड है आपका वंदे मातरम, थर्ड है ये रहा सेकंड आपका वंदे मातरम, उसके बाद क्या है थर्ड आपका आनंद मठ, ये। ओके, चलो, कब कब किया गया था ये स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। अब नेक्स्ट देखो, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अवनिंदर नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस पिक्चर ऑफ भारत माता। ये वाली जो पिक्चर है आपकी, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली पिक्चर किसने डिजाइन की है, ये वाली पिक्चर डिजाइन की है अवनिंदर नाथ टैगोर ने। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने भारत माता की पिक्चर को इन हिज पेंटिंग, भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, सन्यासी की फॉर्म में इसको दिखाया गया है। शी इज काम, कंपोस्ट, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, ये वर्ड्स मार्क कर लो। व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट, कामनेस, कंपोस्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल। ओके, नेक्स्ट देखो, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। कहते हैं कि कई सालों तक तो जो भारत माता की पिक्चर थी उसने बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स को एक्वायर किया, एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय, और भारत माता की फोटो को अलग अलग तरह से पेंट किया गया। डिवोशन टू हिज मदर फिगर, अब यहां से क्या पता लगता है कि इस पिक्चर्स को बनाने का जो नजरिया था वो कैसे देखा गया। Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। ये एक हमें पता लग रहा है कि ये एक एविडेंस हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि हम लोग अपनी जो इमोशंस हैं, अपने फीलिंग्स हैं, नेशनलिज्म है, वो कहाँ दिखा रहे हैं, बाय ड्रॉइंग अप द पिक्चर्स ऑफ द भारत माता। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं इनको कर लो यार प्लीज, याद करो इनको। जैसे कि ये है आपका, मैंने बता दिया आपको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एसोसिएटेड विद भारत माता। देन उसको बाद क्या है, ये वाला, द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय माता राम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, उसके बाद आनंद मठ, फिर स्वदेशी मूवमेंट, इनके साथ ही एसोसिएटेड है। फिर आते हैं अवनिंदर नाथ जी आगे पिक्चर में, उन्होंने भी भारत माता की पिक्चर को डिजाइन किया था एज एन एस्थेटिक फिगर which represents the calmness, composed, divine and spiritual feelings। चलो ये वाली देखो, भारत माता अवनिंदर नाथ टैगोर नोटिस दैट द मदर फिगर here is shown as dispensing learning, food and clothing, the mala in one hand। ये याद रख लो, उनके हाथ में जो ये वाली माला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, so the mala in
ये वाली जो माला है यहाँ पे, द माला इन वन हैंड एम्फेसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी. Abhinandan Nath Tagore, like Ravi Verma before him, trying to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. So इन्होंने ये जो आइडिया था वो कहाँ किसकी पेंटिंग से लिया है? रवि वर्मा की पेंटिंग से. ठीक है, चलो आगे देखो. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century India, nationalists began recording folk tales, मतलब जो देशभक्ति के गीत थे, sung by bards and they toured villages together. वहां पे गांव के पास जाके गांव वालों को इकट्ठा करके उनके सामने ये देशभक्ति के गीत गाना, लेजेंड्स के बारे में बताना. These tales they believed gave a true picture of traditional culture. उनका मानना ये था कि ये जो हम कहानियां बयां कर रहे हैं ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस. मतलब जिसको क्या कर दिया गया था, जो आउटसाइड फोर्सेस जैसे कि ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को काफी हर्ट किया था. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने folk tradition को बचा के रखें. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी national identity को डिस्कवर करने के लिए and restore a sense of pride in one's past. ठीक है, चलिए अब देखो यहां से. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads. Ballads होती है बच्चे जो बहादुर लोग होते हैं उनकी कहानियां, nursery rhymes and myths, and led the movement for folk revival. ठीक है. इन मद्रास में जो थे आपके नतेसा शास्त्री, उन्होंने पब्लिश किया था 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. ये याद रखो, मद्रास में कौन थे? नतेसा शास्त्री. उन्होंने क्या पब्लिश किया था? 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. क्या था उसका नाम? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. ही बिलीव्ड दैट, उनका मानना था कि फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर. उनका मानना था कि जो फोकलोर है हमारा ये एक नेशनल लिटरेचर है एंड इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो लोग थे उनको बड़ा विश्वास था इस चीजों पे. ठीक है, आगे देखो. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे आपका नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड होता रहा तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो गए थे. ठीक है, लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स. वो इन आइकन से क्या हो गए थे? ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो गए थे. and symbols in unifying people and inspiring in them to feeling of nationalism. अब क्या था, ये जो आइकन्स और सिंबल्स पे ये लीडर्स बहुत ज्यादा फेथ करते थे और इन आइकन्स और सिंबल्स से हेल्प की वजह से इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को इंसर्ट किया. ठीक है, आगे देखो. ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था आपका बंगाल में, उस समय अ ट्राई कलर फ्लैग, यहाँ पे कलर मार्क करो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एमसीक्यू में आता ही आता है. ओके, अ ट्राई कलर फ्लैग, उस ट्राई कलर फ्लैग का कलर्स क्या थे? रेड, ग्रीन और येलो. इसको डिजाइन किया गया था. इट हैड 8 लोटसेस. इसके अंदर कितने लोटसेस थे? 8. क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस यानी कि 8 स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे. याद कर लो, स्वदेशी मूवमेंट कहाँ हुआ? बंगाल में. क्या बनाया गया था? एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था. रेड, ग्रीन और येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 8 लोटसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और वो 8 लोटसेस किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रिटिश प्रोविंसेस के 8 प्रोविंसेस को. ठीक है, एंड अ क्रिसेंट मून, एक क्या बनाया गया उसमें? क्रिसेंट मून, जो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका हिंदू और मुस्लिम्स को. ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लास्ट पैराग्राफ है, आई थिंक लास्ट ही होगा. लास्ट ही है ये. तो इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस के, तो ध्यान से सुनो और ध्यान से इसको मार्क करते रहो और बार बार रिकॉल करो. एज यू नो कि जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो वन टाइम में कभी भी वो दिमाग में इंसर्ट नहीं होगी. सो यू नीड टू गो फॉर मल्टीपल टाइम्स. ओके, आपको एक ही चीज को लगभग अप्रोक्सीमेट 10 to 15 टाइम्स रिवाइज करना है. ठीक है, एंड मोर ओवर इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है. तब जाके आप अपने दिमाग में सोच पाओगे, तब आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है. अदरवाइज तो बच्चा मुश्किल हो जाएगी फिर
एक बार से नहीं होगा, बार बार चीजों को देखो, बार बार सुनो और इसको रिवाइज करो बार बार, ठीक है। चलो आगे देखो। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। सो अब यहाँ पे देखो, वो तो स्वदेशी मूवमेंट का था, तो 1921 डेट मार्क कर लो। तो गांधी जी ने यहाँ पे स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। अगेन ये ट्राई कलर का था। अब इसमें कलर देख लो, रेड, ग्रीन और व्हाइट। जो ये ट्राई कलर था इसमें था रेड, ग्रीन और येलो। ये वाला जो ट्राई कलर है आपका गांधी जी वाला, इसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट है। इसमें एक स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा है सेंटर में, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया था। यहाँ पे क्या गया था, बंगाल वाले में, स्वदेशी में ट्राई कलर रेड, ग्रीन, येलो, 8 लोटसेस जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दिखा रहा है, और एक क्रीसेंट मून था जो आपको हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। ये भी ट्राई कलर का था, रेड, ग्रीन और व्हाइट। बीच में आपका स्पिनिंग व्हील है सेंटर में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। चलो आगे देखो। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. कहते हैं कि जो हम ये वाला फ्लैग कैरी कर रहे थे, इसको काफी ऊंचा लेके चलते थे, जब कभी भी कोई रैली निकलनी होती थी तो हम इसको सिंबल ऑफ डिफेंस यूज करते थे। सो यहाँ पे डिफेंस का मतलब क्या है? डिफेंस का मतलब होता है जब हम ओपनली किसी के रूल्स को मानने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला जो फ्लैग था एज अ डिफेंस यूज कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, अनदर मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब जो दूसरा मेथड था यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे आपका नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का, वो कैसे था? थ्रू रीइंटरप्रिटेशन। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पन्नों को दोहराना। नेक्स्ट आता है जी आपका, by the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. कहते हैं कि 19th सेंचुरी का जब खत्म होने वाली थी तो इंडियंस ने ये सोचना, ये फील करना शुरू किया कि हमें एक सेंस ऑफ प्राइड को इंस्टिल करना है नेशन में हमें एक ऐसी फीलिंग लेकर आनी है कि इंडियन हिस्ट्री बार बार अलग अलग तरीकों से पढ़ाई जाए। ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, क्योंकि अंग्रेजों को तो लगता था कि इंडियंस पढ़े लिखे नहीं है, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, ओल्ड आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते हैं। तो इन रिस्पॉन्स Indians began looking into the past to discover India's great achievements. So Indians ने अपने इतिहास से ही नए रूप में एक नए भारत की खोज करनी शुरू की। कैसे? जो उन्होंने अचीवमेंट्स अचीव की थी। They wrote about the glorious developments. उन्होंने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जो हमने प्राचीन भारत में की थी, जब आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। ये जो आपका ग्लोरियस टाइम था इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। कहते हैं कि ये एक बहुत ग्लोरियस टाइम था जब ये चीजें, आपको पता होगा एशियन पीरियड, मिडिएवल पीरियड में भी हम इन चीजों पे महारत हासिल कर चुके थे। तो एक टाइम ऐसा आया हुआ था कि जब हमने क्या ना, पीछे हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने हम पर रूल, गांधी जी ने ही बोला था कि अंग्रेजों ने हम पे रूल किया क्योंकि हमने उनको कॉपरेट किया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे हाथ से छूटनी शुरू हो गई थी। और ये कब खत्म हुआ, ये वाला इतिहास कब हमारा खत्म होता है कि जब हमारे पास ये सारी चीजें थी, तब जब इंडिया को कॉलोनाइज यानी कि अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी बना लिया था। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements. यहाँ पे जो nationalist histories हैं वो रीडर्स को बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कि आप अपने भारत की अचीवमेंट्स पे गर्व महसूस करें जो हमने पास्ट में अचीव की हैं, और कैसे मिजरेबल कंडीशंस में, कैसे ब्रिटिश रूल की मिजरेबल कंडीशंस में लोगों की लाइफ थी और कैसे लोगों ने संघर्ष किया था। These efforts to unify people were not without problems. कहते हैं कि इन लोगों को एक साथ करना मतलब यूनिटी में रखना कोई इजी वर्क नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। When the past being glorified was Hindu, when the images, जब images को create किया गया, celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. जब यहाँ पे आपको शायद मैंने आपको बताया भी था कि जब मुस्लिम लीग था तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि हिंदू महासभा क्या है,
वो अपने हिंदूज को प्रमोट कर रही है, तो उनके, ठीक है, ये देखो, यहां से पढ़ते हैं दोबारा, एक मिनट। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups. बहुत सारे ग्रुप्स और क्लासेस जो थे इंडियंस के, वो इकट्ठे हुए थे। क्यों? ताकि हम लोग एक मिलकर एक संघर्ष कर सके, ताकि हमें आजादी मिल सके। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी की लीडरशिप में, उन्होंने ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस, लोगों के दुखों को सुना, मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि हमें आजादी मिल सके। थ्रू सच मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स से जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कोशिश की कि वो नेशनल यूनिटी को फॉर्ज करेंगे। बट एज वी हैव सीन, हमने देखा कि जो डाइवर्स ग्रुप्स और क्लासेस थे जो इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग थी। कैसे? वो बाबा रामचंद्र की कहानी मैंने आपको बताई थी, गुडेम हिल्स की बताई थी, प्लांटेशन वर्कर्स की बताई, इंडस्ट्रियलिस्ट की बताई। ठीक है, सबके लिए क्या था? सबके लिए स्वराज बिल्कुल डिफरेंट था। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things. आजादी मतलब अंग्रेजों से आजादी लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर चुकी थी। द कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व, और कांग्रेस जो थी वो लगातार कोशिश कर रही थी कि हम इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सके और इंश्योर कर सके कि जो एक ग्रुप की डिमांड है डिड नॉट एलिनेट, मतलब दूसरों को नाराज ना करे। दिस इज प्रिसाइसली वाई, इसलिए जो आपका यूनिटी थी विद इन द मूवमेंट, ऑफन कई बार यूनिटी टूटी इन मूवमेंट्स की वजह से। हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेसेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। अब क्या हुआ था? देखो, सबके लिए स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। पीजेंट्स को फ्रीडम चाहिए थी तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स या रेवेन्यू से। गुडेम हिल्स का मैंने आपको बताया था, लूरी सीताराम राजू का, तो वहां पे स्वराज का मतलब क्या था कि रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी को हटा दिया जाए। प्लांटेशन वर्कर्स, यू नो कि वो क्या चाहते थे असम में प्लांटेशन वर्कर्स, की उनको जब दिल चाहे वो अपने घर जा सके, मतलब अंग्रेजों की जो ब्रुटैलिटी थी उससे निजात चाहिए था। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस थी कई बार इस कगार पे या इस वर्ज पे पहुंच गई थी कि उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि ये जो डिसयूनिटी है वो क्रिएट हो गई, और कई ग्रुप्स में आपने देखा इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। कैसे? आपको पता होगा कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना ली थी। तो ये क्या थे? सारे आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट से अपने ही ग्रुप्स के अंदर। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम। बेसिकली मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि हमें आजादी चाहिए। आजादी किससे चाहिए? कॉलोनियल रूल्स से। ठीक है, चलो पहले पिक्चर देख लेते हैं ऊपर। आई थिंक आपकी एक दो पिक्चर्स रह गई हैं, उसको फिनिश करते हैं पहले। एक मिनट, ये देखो, उससे पहले वाली तो मैं आपको करवा चुकी हूं, उससे पहले ये वाली हमारी पिक्चर हो चुकी है। ये वाली देखो आप, जवाहरलाल नेहरू, ये एक आपका पॉपुलर प्रिंट है। नेहरू इज हेयर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता। यहाँ पे नेहरू ने किस चीज को होल्ड किया हुआ है? ये देखो, भारत माता की पिक्चर है, एंड द मैप ऑफ इंडिया, और साथ में क्या आपका इंडिया का मैप, जो जिसको उन्होंने अपने दिल के साथ लगा रखा है। इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू। कई पॉपुलर प्रिंट्स में आप देखोगे कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो भारत माता के सामने अपना सर झुकाते हैं। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वॉज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। ठीक है, ये पिक्चर आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, चलो ये वाली पिक्चर देखते हैं। ये भी एक भारत माता की पिक्चर है। क्या कहते हैं इसके बारे में? दिस पिक्चर ऑफ भारत माता इज अ कंट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय अवनिंदर नाथ टैगोर। सबसे पहले तो ये याद करो कि ये किसने ड्रॉ की है? अवनिंदर नाथ टैगोर। हेयर शी इज शोन विद अ त्रिशूल। यहाँ पे इनको किसके साथ दिखाया गया है? एक त्रिशूल के साथ दिखाया गया है। स्टैंडिंग बिसाइड अ लॉइन, लॉइन के पीछे, एंड एन एलिफेंट। ठीक है, बोथ सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पे देखो, लॉयन और जो एलिफेंट है वो क्या दिखा रहे हैं? सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ध्यान से देख लो ये पिक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पे त्रिशूल की बात की, लॉयन की बात की, एलिफेंट की बात की। लॉयन और एलिफेंट किसको दिखा रहे हैं? पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। ये वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे केस बेस्ड स्टडीज भी बन सकती हैं। पिक्चर तो चलो है ही इंपॉर्टेंट,
सो जितने भी मैंने आपको चैप्टर में पिक्चर्स करवाई हैं उनको गो थ्रू करो बार बार, ठीक है। मैंने सारी पिक्चर्स कवर की हैं आपको हर लेक्चर के साथ। चलो ये देखो लास्ट में इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड स्टडी के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। कहते हैं कि जब हमारा क्रिप्स मिशन फेल हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था फॉर कंप्लीट विड्रॉल। वो चाहते थे कि अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ से भारत से चले जाएं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो अपनी मीटिंग में क्या कहते हैं, वर्धा, ये लिखो, देखो ये एमसीक्यू के लिए। फिर आप बोलोगे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो इसको, यहाँ से ध्यान से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। The Congress Committee in its meeting in Wardha on 14 July 1942, ठीक है, पास था। यहाँ पे इन्होंने एक हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था। क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर और टू इंडियंस। वो क्या चाहते थे कि फटाफट से जो अंग्रेजों के पास पावर्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर दी जाए, इंडियंस को ट्रांसफर कर दी जाए, और क्या होगा, क्विट इंडिया। यहाँ पे ये वर्धा याद रख लेना और डेट याद रखो। On 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंड्रोस एक रेजोल्यूशन पास करती है विच कॉल्ड फॉर यहाँ पे एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल की बात की जा रही है, लॉन्च ही कर दिया गया था ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री। इट वॉज ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे जो गांधी जी थे वहां पे एक फेमस डू और डाई स्पीच देते हैं, ठीक है। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉड द स्टेट मशीनरी। तो एक तरह से अंग्रेजों के जितने भी काम थे पूरे देश में एक बार के लिए रुक गए थे। एज पीपल वॉलंटरली थ्रू देमसेल्व्स इनटू द थिक ऑफ द मूवमेंट, पीपल ऑब्जर्व्ड, हड़ताल कर दी गई थी, स्ट्राइक्स बोलते हैं जिसको। एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशंस वर अकम्पनीड बाय, और जितने भी लोग थे जो बड़ी बड़ी भीड़ में रैलीज निकाल रहे थे वो नेशनल स्लोगन्स और सॉन्ग्स को गा रहे थे। द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट, ये एक मास मूवमेंट था। which brought into its ambit thousands of ordinary, बहुत सारे जो साधारण लोग थे वो सब इस मूवमेंट में इकट्ठे हो गए थे, जैसे स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स। इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन। कौन कौन, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मैनी वुमेन सच एज मंदाकिनी हाजरा इन बंगाल और कनकलता बरुआ इन असम एंड रमा देवी इन उड़ीसा। ये मैच दी कॉलम में बनेंगे क्वेश्चंस। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये वाले कहाँ से थे, मंदाकिनी हाजरा बंगाल, आगे मैच दी कॉलम में आ जाएंगे ये वाले। फिर कनकलता बरुआ इन असम और रमा देवी इन उड़ीसा। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स, और अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस, उनको भी लगभग 1 साल लग गया था इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। मोस्टली आप लोग अपने एवरग्रीन जो सेल्फ स्टडी है वहां से अपने आंसर्स की प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। ये आपके डन है जी, आपका चैप्टर आज मैंने कंक्लूड कर दिया है, चैप्टर फिनिश हो गया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स को ले लूंगी। एंड कीप ऑन प्रैक्टिस, बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस हायर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने पेज में आपको ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो वहां पे भी मेंशन कर दूंगी। एंड सेकेंडली मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ, पहले भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देती हूँ कि हमारे ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं असर्शन रीजंस की, एमसीक्यूज की, केस बेस की और मैप बेस्ड क्वेश्चंस की। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, ठीक है। सो अपने डाउट्स दे दीजिए, आई लुक इट इनटू इट। सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। बट आई एम प्लानिंग टू डू द प्रिंट कल्चर। नेक्स्ट सेशन जो हम शुरू करेंगे वो प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।